एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप सो सब बहुत मेहनत कर रहे होंगे इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि जल्द ही एग्जाम हो जाएगा। आपको नहीं पता कि फॉर्म की जो डेट क्लोज होगी उसके बाद वो कब एग्जाम रख दे। तो ठीक है, चलिए एकदम A1 रखिए अपनी सब तैयारी। तो आज हम अपनी इस तैयारी के अंदर एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी कि आप किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड का, विधियों का इस्तेमाल करते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि बच्चों ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पीआरटी की क्लासेस फ्री मिल रही है। तो आप प्लीज इस सब का जो है फायदा उठाए और अपनी तैयारी बिल्कुल फुल स्पीड पे रखिए। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कौन कौन से मेथड्स आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है बच्चों, जो सबसे पहला मेथड आता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। यानी कि जहां पर कोई पर्सन अपने ही बारे में पढ़े, अपने ही बारे में, चीजों के बारे में पता लगवाए, उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये लेडी अपने बारे में ही पढ़ रही है, तो यही कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। जब आप अपने ऊपर अध्ययन करें, अपने ऊपर सेल्फ अवेयरनेस के लिए काम करे, अपने अंदर झांके कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, यही कहलाता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब ये चीज जो है ये सबसे पुराना मेथड है, क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पुराना स्कूल है और इसी के अंदर बच्चों इंट्रोस्पेक्शन का यूज हुआ था। तो यानी कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है चीजों को, माइंड को टेस्ट करने का। अब जो इंट्रोस्पेक्शन है बच्चों, वो दो वर्ड से मिलके बना है, इंट्रो और स्पेयर। इंट्रो का मतलब होता है विद इन और स्पेयर का मतलब होता है लुक, यानी कि अपने अंदर झांकना, अपने आप को खुद से टेस्ट करना। अब जैसे कि आप क्या बोलते हैं कि चलिए ये टेस्ट है, अब इन क्वेश्चन के आंसर लिखिए और फिर अपने आंसर खुद ही चेक करिए कि आपके कितने ठीक है और कितने गलत है। इसी को हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, जहां पर हम अपने खुद के बारे में टेस्ट चेक करते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। अब जैसे कि किसी को गुस्सा आया तो वो खुद को ना कंट्रोल कर सकता है, खुद को पता है उसको, मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं मैं गुस्से में ऐसी हरकतें करता हूँ, मुझे नहीं करना है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, इंट्रोस्पेक्शन का ही है। बहुत इजी है, इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बस क्या है, अब हम इनको इकट्ठा करके, जैसे गेस्टॉल्ट में बोलते हैं ना, इकट्ठा एक रूप में पढ़ना, अब हम इन सबको इकट्ठा करके एक जगह पढ़ लेंगे। इनके बारे में मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अब इसके एडवांटेजेस क्या है इसके मेरिट, कि एक बहुत सिंपल मेथड है, आप कहीं भी बैठ के किसी भी जगह बिना कोई पैसा लगाए इसको जो है आप कर सकते हैं। दूसरा, इससे आपको डायरेक्ट नॉलेज मिलती है अपने बारे में, यानी कि आपको किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है इसके लिए। लेकिन जिस चीज के कुछ मेरिट होते हैं उसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है इसके, कि जो हमारा माइंड है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। जैसे कि आज मैंने सोचा गुस्सा करना गलत है, शायद मैं कल सोचूं नहीं वहां पे गुस्सा करना सही था, परसों मैं फिर सोचूं नहीं थोड़ा सा गुस्सा, थोड़े से प्यार से काम चल जाता। तो ये क्या है कि यहाँ पर ना माइंड हमारा कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो हमारे जो रिजल्ट्स है वो वेरी कर सकते हैं, वो बार बार अलग आ सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। दूसरा, कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि हर एक पर्सन पे आप इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक पर्सन का माइंड अलग है। तो इंट्रोस्पेक्शन में सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। और तीसरा क्या है, ये साइंटिफिक नहीं है। अब अपना आप खुद का टेस्ट कर रहे हो, हर बार रिजल्ट अलग आ रहा है, तो ये क्या साइंटिफिक मेथड है? नहीं। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, बहुत इजी क्लास है आज की, कुछ भी टफ नहीं है, फटाफट जो है कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, दूसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो उसको ऑब्जर्व करके आप उसके बारे में चीजों को जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ऑब्जर्व करना, यानी कि जैसे कि आपको अपनी क्लास में ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन बच्चा शरारती है, कौन बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कौन बच्चा नॉटी है, कौन दूसरों की हेल्प करता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करके उनके बारे में रिजल्ट बनाते हैं। अब जैसे कि किसी को गुस्सा आया तो वो फिस्ट क्लोज करता है अपनी, ऐसे दांत यूं करता है, आंखें यूं करता है। तो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि उसको गुस्सा आ रहा है उस टाइम, चाहे उसने कुछ नहीं बोला लेकिन आपको पता है कि उसको गुस्सा आ रहा है। अब मम्मी एक बार यूं आंख दिखा देती है ना, वही पता चल जाता है, अरे निकल लो यहाँ से, मम्मी तो बहुत गुस्सा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगला क्या है
कि यहाँ पे ना जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसको आप बच्चों पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, इसको आप नेचुरल भी बोलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो होता है जहां पर आपको जिस पर्सन को ऑब्जर्व करना है आप उसके सामने खड़े रहकर उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे कि आपका टेस्ट होता है, आपके पेपर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, टीचर आपके सामने डायरेक्ट खड़ा होकर आपको ऑब्जर्व करता है, तो वो कहलाया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जहां पर आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसको पता ही नहीं है कि आप उस पर नजर रख रहे हो। अब जैसे कि जो टीचर्स राउंड पे आते हैं ना एग्जाम के टाइम, जो खिड़की से ऐसे छुप छुप के, गेट से छुप छुप के देखते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि उस टाइम पर आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या है। ऑब्जर्वेशन का मेरिट यह है कि ये एक इकोनॉमिकल मेथड है, नेचुरल मेथड है। यहाँ पर आपका कोई पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता, बहुत ही ज्यादा किफायती मेथड है। अगला कि ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप कभी चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, आप कभी चाहे तो इनडायरेक्ट कर लीजिए। और दूसरा, इससे आप किसी की हैबिट के बारे में जान सकते हैं। जैसे आप बच्चे को रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अच्छा इसकी हैबिट है बात बात पर कूड़ा नीचे डालने की, तो आप क्या ऑब्जर्व करके किसी भी इंसान की हैबिट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे पक्ष की, यानी कि इसके डीमेरिट्स की। डीमेरिट यह है कि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी के माइंड के अंदर क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा, हर इंडिविजुअल एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, दूसरी सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट आता है। तो ये भी एक तरीके का साइंटिफिक मेथड नहीं है। अगला क्या है, यहाँ से आप कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं बता सकते, यानी कि आपको नहीं पता कि अगर कोई चीज आप करोगे तो इसका उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आएगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं। ये इसका डीमेरिट है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्लियर है, इंट्रोस्पेक्शन क्लियर, ऑब्जर्वेशन क्लियर। अगर क्लियर है तो ये वाला साइन करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि जहां पर आप एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें। तो प्रयोग में कैसे, ये सबसे पहले तो एक साइंटिफिक मेथड है, इससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि अगर आप कोई चीज करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि आपने सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर आपने नाइट्रेट मिला दिया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जो है ड्रग्स ले रहा है तो उसके ऊपर ड्रग्स का क्या फर्क पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, आप इसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन के में अंदर पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स के ऊपर सनलाइट गिरी तो उसका क्या फर्क पड़ा। सिंपल क्लियर है कि किसी चीज का क्या फर्क पड़ेगा किसी के ऊपर, वो आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेरिट क्या है कि इससे आपको बिल्कुल 100% के नियर एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना बच्चों आपको जो आसपास की सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल रखना पड़ता है। यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए कि कमरे में बिल्कुल आवाज ना आए, कमरे में लाइट ना आए, या फिर आपको इतनी चीजें चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो यानी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है हर चीज के लिए। तो अगर आपकी जो सिचुएशन कंट्रोल नहीं है उसमें आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर अंतर आ सकता है, शायद वो सही रिजल्ट ना दे। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि जो एक्सपेरिमेंट एनिमल पर किए गए हैं, क्या गारंटी है कि वही सेम रिजल्ट ह्यूमंस पे भी आएगा। इस चीज की कोई गारंटी तो नहीं है ना, क्योंकि हमेशा जो एक्सपेरिमेंट है वो पहले एनिमल्स पे होते हैं फिर ह्यूमंस पर देखे जाते हैं। तो इसलिए एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है ये भी डिबेटेबल है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी क्लियर है, बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट है आपका सर्वे मेथड, यानी कि जहां पर आप सर्वे करते हैं। अब सर्वे मेथड में क्या आता है, जहां पर आप बेसिकली कुछ लोगों के बीच में अंतर क्या है वो जानने के लिए उनके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर आपको जानना है किसको खाने में क्या पसंद है, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं,
आप क्या करेंगे, हर एक बच्चे से सैंपल कलेक्ट करेंगे, हर एक बच्चे से पूछेंगे अच्छा आपको क्या पसंद है आप बताओ, आपको क्या पसंद है आप बताओ। तो आपके पास क्या हुआ, एक पूरा डाटा इकट्ठा हो गया और उसके बेसिस पे आप बच्चों के अंदर डिफरेंसेस बता सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, डिफरेंसेस का पता लगाना, ताकि आप बच्चों के अंदर डिफरेंसेस का पता लगाओ किसके थ्रू, छोटे छोटे सैंपल्स के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको इनका बेसिक मतलब समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और आपको जिसका मेरिट और डिमेरिट बता दिया गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें क्या होता है, पहले हम लॉन्गिट्यूडनल को समझेंगे। इसके अंदर क्या हुआ कि आपको सपोज किसी पर्सन में ना, आपको समझना है कि ग्रोथ किस प्रकार होती है, किस उम्र में ग्रोथ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको वो जानना है। तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड का अगर आप इस्तेमाल करें तो आप क्या करेंगे, पहले आप जैसे एक बच्चा है राम, जब वो 2 महीने का था, जब आपने देखा कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए। फिर जब राम 4 महीने का हो गया, जब आपने देखा उसकी ग्रोथ में क्या चेंजेस आए। फिर राम जब 10 साल का हो गया, फिर आपने देखा राम के अंदर क्या चेंजेस आए। फिर राम जब 25 साल का हो गया, जब देखा। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, आप एक ही सेम पर्सन को अलग अलग टाइम पीरियड पर स्टडी करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम पर्सन पर स्टडी करना लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल पर स्टडी करना, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन क्रॉस सेक्शनल जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इन्होंने क्या बोला कि आपको सिर्फ यही तो जज करना है ना कि किस उम्र में किस बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर आता है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, सिंपल सी बात है, 5 बच्चे उठाओ, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 2 महीने का, एक बच्चा 10 साल का, एक आदमी 25 साल का, और सब में देख लो एक ही बारी में कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, इजी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप अलग अलग एज ग्रुप के लोगों पर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या था, एक ही पर्सन के ऊपर अलग अलग टाइम पे टेस्ट करते हैं। और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, आप अलग अलग एज ग्रुप के पर्सन्स ले लेते हैं, फिर उनके ऊपर सेम चीज को टेस्ट करते हैं। ये कहलाया आपका क्रॉस सेक्शनल। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे यस मैम मुझे क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है ना तो उसको रिपीट करके देख लिया करो, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए माइंड में। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। देखिए ये कितनी बार आता है, मतलब अब तक तो रट चुका होगा ये। साइको एनालिसिस किसने बनाया, सिगमंड फ्रॉइड ने बनाया। इसमें हम क्या चीज चेक करते हैं कि मन के अंदर क्या इच्छाएं दबी हुई हैं उनको चेक करते हैं। किसके थ्रू चेक करते हैं, हिप्नोटाइज करके चेक करते हैं। हिप्नोटाइज करके क्या होता है, वो बंदा आपके वश में हो जाता है, फिर आप उससे उसकी मन की दबी हुई बातें निकलवा सकते हैं। ये कहलाता है साइको एनालिसिस मेथड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड इसके जनक थे। कॉन्शियस बातों को जानते हैं, सब कॉन्शियस बातों को जानते हैं, अनकॉन्शियस बातों को जानते हैं। ये मैं आपको बहुत बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप माइंड के बारे में स्टडी करते हैं इंसान की। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ पर केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, आप किसी भी एक पर्सन के बारे में डीप स्टडी करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपकी क्लास में, आप 5th क्लास के टीचर हैं, ठीक है, आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसके हमेशा ही लो मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आप ना उसकी रीजन पता करने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चे के लो मार्क्स क्यों आते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके पिछले जितने भी टीचर्स थे उनसे मीटिंग करेंगे, उसकी जितने भी टीचर्स थे उससे उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे और देखेंगे इसके पहले कितने मार्क्स रहे। और जब आपने उसकी पुरानी सारी टीचर्स से बात करा तो आपने ये जाना कि उसके मार्क्स 3rd क्लास तक बहुत अच्छे आते थे, लेकिन 4th क्लास में जब वो था तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। और उसके पेरेंट्स का जब डिवोर्स हुआ तो उसके माइंड पर इतना ज्यादा फर्क पड़ा कि अब वो पढ़ने पर ध्यान नहीं लगा पाता, इसलिए अब उसके नंबर कम आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने किसी भी चीज के पीछे का कारण जानने के लिए बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन किया, यानी कि डीप स्टडी करी किसी भी चीज को जानने के लिए। तो केस स्टडी क्या कहलाता है, डीप स्टडी करना। डीप स्टडी किसकी करना, फैक्टर्स की करना, कारक की करना। वो कारक, वो फैक्टर जिसने किसी पर्सन के पास्ट में फर्क डाला है, वो कारक जो उसके प्रेजेंट पर फर्क डाल रहे हैं, और वो कारक जो शायद आगे जाके उसके फ्यूचर में भी फर्क डाल सकते हैं। बेसिकली क्या चीजें बच्चे के ऊपर फर्क डालेंगी उसके ऊपर बिल्कुल गहन गहराई में जाकर पढ़ना,
ये कहलाता है केस स्टडी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर था, कितना इजी सेशन था, इतने छोटे छोटे मेथड्स है, इतना इजी मतलब है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इतना छोटा सा सेशन और मजा आ गया, मतलब इतने इजी तरीके से हमने सारे मेथड समझ लिए। ठीक है, चलिए अब छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाए आपके साथ। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। अब आपको बताना है कि आपको मैं कुछ मेथड्स बताऊंगी, आपको बताना है उनमें से कौन से मेथड एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके लिए एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन बी है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी है केस स्टडी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी इंडिविजुअल के बारे में डीप स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इसके मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, बहुत ही इजी, आपको बिना ऑप्शन के सिंपल इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब आप सेम पर्सन का टेस्ट करते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे, अलग अलग टाइम स्पेन पे, तो वो कौन सा मेथड है? इसका भी ऑप्शन नहीं है, आपको सिंपली ऐसे ही आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ये आपके पिछली 2 क्लासेस दोनों को मिला के रिलेट करते हैं, आज की और जो पिछली थी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक आर्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सोशल रिफॉर्म है, ये एक साइंस है, या फिर डी ये इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि नन ऑफ द अबव है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे और आप खुद चेक करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आपके कितने सही हैं। और खैर मैं तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर ही देती हूँ कि आपके कौन से आंसर सही हैं और कौन से गलत है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और पढ़ेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो, ये हमारा क्लास पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना कि आपको क्या अच्छा लगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।